हाँ जी, क्या हाल-चाल है प्यारे साथियों? आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। क्या सभी ठीक-ठाक हैं, कुशल-मंगल हैं? एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से, ताकि फिर हम सब लोग अपने सेशन को जल्दी से स्टार्ट करें। और ज़रा ये बता दीजिएगा कि लास्ट में हम कौन से टॉपिक को लेकर के डिस्कस कर रहे थे, ताकि वहीं से चीज़ों की शुरुआत करेंगे। यस सर, प्रणाम सर, सभी का स्वागत है। और मुझे लगता है कि हम लास्ट में और पर्वतों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उन्हीं को हमने पढ़ लिया था, राइट? क्या कहते हो भाई? हुँ, ठीक है? तो चलिए यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वलित पर्वत, ठीक है। कल क्लास हुई थी सर? जी, बिल्कुल हुई थी क्लास। क्यों संजय सर, कल क्लास तो हुई थी। ठीक है भाई, चलो कुर्सी लीजिए संजय सर, लीजिए, बैठिए। अच्छा, चलो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हाँ भाई, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हम पर्वतों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पर्वत यानी हम पढ़ रहे थे माउंटेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? माउंटेन के बारे में। और पर्वत यानी माउंटेन के बारे में जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया था यहाँ पे भैया कि जो पर्वत हैं बेसिकली 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 हमने आपको बताया था, उसमें वलित पर्वत के बारे में बताया था। नंबर दूसरा हमने उसमें भ्रंश पर्वत के बारे में बताया था। नंबर तीसरा हमने आपको उसमें बताया था ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। किसके बारे में? ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बताया था। और नंबर 4 हमने आपको बताया था अवशिष्ट पर्वत के बारे में। किसके बारे में भैया? अवशिष्ट पर्वत के बारे में। ये 4 प्रकार के पर्वत हमने आपको पिछली क्लास में समझा दिए थे। तो अभी हम दूसरे नंबर का पर्वत डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं भ्रंश पर्वत, या इसको हम कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या कहते हैं भैया? ब्लॉक माउंटेन। एक प्रश्न यहाँ से आने की प्रबल संभावना है, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो भ्रंशोत्थ पर्वत के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा। बात क्लियर है? चलिए, ये हमारे तो भ्रंशोत्थ पर्वत के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखिएगा इसके बारे में, यहाँ पे पहला पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा। भ्रंशोत्थ पर्वत में लिखिएगा कि जब हाथ दर्द हो गया लिखते लिखते, बस कीजिए। अरे अरे, मतलब किस बात से हाथ दर्द हो गया भैया आपका? अभी तो कुछ लिखवा ही नहीं जी, हैं? गजब कर रहे हैं आप तो मालिक। लिखें, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण जब वलित पर्वत से आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा जी। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य का भाग नीचे धंस जाता है, मध्य का भाग भ्रंश के कारण मध्य का भाग नीचे धंस जाता है, नीचे धंस जाता है। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य का भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं। अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तो उन्हें भ्रंश पर्वत कहते हैं। तो उन्हें भ्रंश पर्वत कहते हैं। तो उन्हें भ्रंश पर्वत कहते हैं। तथा बीच के धसे भाग को तथा बीच के धसे भाग को रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाएगा।
रिफ्ट घाटी या ग्राबीन कहते हैं, रिफ्ट घाटी या ग्राबीन कहते हैं। भाई कंपटीशन की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी कोई एक बार में थोड़ी ना होती है। आप सोचें कि आप पहली बार, अब जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें इतनी इतनी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, सारे सब्जेक्ट की, पढ़ पढ़ के परेशान हैं, तो आपने पहले भी तो कुछ पढ़ा होगा इसको पढ़ने से पहले, कि आप बिल्कुल कोरा कागज थे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल कोरा कागज थे, पहले भी तो आपने कुछ पढ़ा होगा। तो जो पहले आपने पढ़ा है उसको आप फिर छोड़ दीजिए, जो नहीं पढ़ा है उसकी तैयारी करिए ना। अब सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब क्या होगा इसमें, भ्रंश पर्वत में वो क्या हो जाएगा, भ्रंश पर्वत ऐसे समझो। अब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई चट्टान का हिस्सा है, अब इस चट्टान के हिस्से का क्या हुआ हिस्सा भैया, एक हिस्सा है जो बीच का हिस्सा है ये जमीन में धंस गया। क्या हो गया? जमीन में धंस गया, ये बीच का हिस्सा जमीन में धंस गया। अब जब ये बीच का हिस्सा जमीन में धंस गया तो फिर अब एक तो कल्पना ये करो, आप पहले देखो एक एक करके बात बताता हूँ। पहले तो कल्पना ये करो कि ऐसे एक चट्टान है, ठीक है? अब ऐसे एक चट्टान याद रख लीजिएगा, अब बीच में से वो हिस्सा इसका धंस गया, और जब अगर बीच में से हिस्सा धंसेगा तो इसको ऐसे थोड़ा साफ कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको ऐसे साफ कर दिया, जब बीच का हिस्सा धंसेगा तो अब ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ये भूखंड। अब ये भूखंड कैसा नजर आएगा, ऐसे तो नजर आएगा भैया, क्योंकि बीच का हिस्सा तो ये हिस्सा धंस गया बीच में जाके। अब जब बीच में हिस्सा धंस गया तो अब ये जो ऊपर खड़ा हिस्सा प्रतीत हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो हिस्सा ऊपर खड़ा प्रतीत हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं भ्रंश पर्वत। इन्हीं को हम क्या कहते हैं सरकार, भ्रंश पर्वत कहते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। अब सर जो बीच में हिस्सा, ये जो बीच में हिस्सा धंस गया है सर, इसी बीच के हिस्से में क्या होगी सर, कुछ नदियां वदियां कभी कभी बहने लग जाती हैं। इन्हीं बीच के हिस्सों में क्या होती हैं सर, इन्हीं बीच के हिस्सों में नदियां यहाँ पे बहने लगेंगी भैया। जब नदियां यहाँ पर बहेंगी तो नदियां कहाँ से भरी हैं, रिफ्ट घाटी से होकर के बह रही हैं, है ना? तो ये क्या है, वैसे है क्या ये रिफ्ट घाटी है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। जब इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं और रिफ्ट घाटी में अगर कोई नदी बह रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी। क्या बोलेंगे, रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी। क्या बोलेंगे भैया, तो रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी बोलेंगे इसको, है ना? बात समझ में आ गई? तो इसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। कहीं कहीं इसकी जगह नाम आ जाता है इसका ग्राबेन, GRABEN। हिंदी में भी इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में भी इसको हम कहते हैं भैया ग्राबेन। तो इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। बात क्लियर है? फटाफट से कॉपी करो। चलिए सर, लड़ाई हो रही है, जस्ट शट अप, ओके। कुछ हो रहा है, अरे आप पढ़ लो चुपचाप, होने दो। क्यों संजय भाई, लड़ाई हो तो खड़े होकर के आनंद लेना चाहिए भाई, खूब लड़ो, ईंट पत्थर मारो एक दूसरे के, ठीक है भैया? चलो, तो ब्रंसोत पर्वत ही हो जाएगा, है ना? तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉपी कर लिया? ठीक है भैया। चलिए, अब एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब यहाँ पे ये बात करें कि सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं ब्रंसोत पर्वत के। एग्जाम्पल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उदाहरण, है जी। तो उदाहरण की बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण इसके क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले याद रखना, जर्मनी में हार्ट्स पर्वत है। क्या, ऐसे लिखेंगे हार्ज पर्वत। तो ये जो हार्ज पर्वत कहाँ पर है भैया, तो ये हो जाता है भैया जर्मनी में। कहाँ हो जाता है भैया, जर्मनी में। तो जर्मनी में क्या हो जाएगा,
हार्ट्स पर्वत हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। जर्मनी में हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। जर्मनी में एक और क्या हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, याद रख लीजिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो ये जो याद रख लीजिएगा, यह जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, तो यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर है, ये भी हो जाएगा भैया जर्मनी में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। कहां पे हो जाएगा, जर्मनी में। थोड़ा टाइम दीजिएगा, 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूं, रुकना जरा। हाँ जी, ठीक है सर, कोई तुम्हारे जैसा खाली दिमाग, अच्छा सबको ही, अच्छा मुझे लगा मुझे बोल रहे, है ना। चलो, हार्ट्स पर्वत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हो जाएगा, जर्मनी में, याद रख लीजिएगा। दूसरा याद रखिएगा, वॉसजेस पर्वत फ्रांस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, वॉसजेस पर्वत फ्रांस में। वासजेस पर्वत हो जाएगा, वासजेस पर्वत कहाँ हो जाएगा, तो वासजेस पर्वत हो जाएगा फ्रांस में हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। साल्ट रेंज हो जाएगा पाकिस्तान में। साल्ट रेंज कहाँ हो जाएगा भैया, तो साल्ट रेंज पर्वत कहाँ हो जाएगा, तो साल्ट रेंज पर्वत हो जाएगा पाकिस्तान में हो जाएगा। साल्ट रेंज पर्वत कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत कहाँ हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। जो विंध्य पर्वत है, याद रख लीजिएगा, भारत में, हाँ जी विंध्य पर्वत है, याद रख लीजिएगा। दूसरा कौन सा, सतपुड़ा लिखते हैं, कहीं की सतपुड़ा लिखते हैं, तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत कहाँ पर है, भारत में। वो भी किसके उदाहरण है, तो वो भी याद रख लीजिएगा, ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। सियरा नेवादा अमेरिका में, क्या भैया, सियरो नेवादा या सियरा नेवादा, सियरो लिखते हैं, कहीं सियरा लिखते हैं, सियरो नेवादा। तो सियरो नेवादा कहाँ पर भैया, अमेरिका में। सियरो नेवादा कहाँ पर भैया, अमेरिका में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। सियरो नेवादा कहाँ हो जाएगा भैया, अमेरिका में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे भैया, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, याद रखना पड़ेगा, अच्छी बात, ठीक है। समझ रहे। और देखो 10 सेकंड का समय लूंगा, जरा इधर ध्यान दे लो भैया, 10 सेकंड का समय। आप तैयारी कर रहे हो, याद रख लीजिएगा, सरकारी अध्यापक बनने की। और सरकारी अध्यापक बनना ये थोड़ा सा एक गहन अध्ययन का काम है। 1 महीने 2 महीने की तैयारी में, याद रख लीजिएगा, कभी कोई व्यक्ति सरकारी अध्यापक या सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। इसके लिए 1 आध साल लगातार, साल भर लगातार तैयारी की जाती है। साल भर कैसे की जाती है, लगातार तैयारी की जाती है। अब साल भर तो आप क्या करवाओगे, या कंचे खेलोगे, साल भर तो इधर से उधर तफरी काटोगे। फिर अचानक से भर्ती आ गई तो आपको लगता है कि अरे नहीं सर, अब हम जो है, अब हमें आप नौकरी दे दो, तो नौकरी ऐसी नहीं लगती भाई। जब आपको पता है कि भाई अनुपम सर मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो सब्जेक्ट तो पता रहते हैं भैया। सीडीपी कॉमन है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से ऐड कर दिया है। बाल मनोविज्ञान है, गणित है, बेसिक गणित है, बेसिक एसएसटी है, बेसिक इंग्लिश है, बेसिक हिंदी है, या फिर बेसिक संस्कृत है। ये तो आएगी ना, है। तो इनको साल भर पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन साल भर सर हम इनको अनुपम सर पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि साल भर पढ़ लिए तो गुनाह हो जाएगा। जब भर्ती आएगी तभी हम पढ़ेंगे, और जब भर्ती आएगी फिर हम एकदम से हल्ला मचाएंगे कि सर इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया है। तो ये शुरुआत से पढ़ना चाहिए था ना। जीवन में पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप बिहार की तैयारी करने के लिए, पहले भी तो कुछ पढ़े होंगे। तो अपने उस पूर्व ज्ञान के आधार पर भी तो चीजों को पढ़िए, हैं। ठीक है भैया, तो इसको भी तो थोड़ा पढ़िए, तभी तो बात बनेगी। तो थोड़ा सा समझिए, तैयारी शुरुआत से होती है, एक साथ नहीं होती है। अब आप 2 महीने में, 1 महीने में आप सारे सब्जेक्ट सर हाथ धो के लिखते लिखते, तो भैया थोड़ा शुरुआत से पढ़ते ना, हैं। क्यों सर, गलत कह रहा हूं क्या भाई, शुरुआत से तैयारी। आपको क्या लगता है, हम अगर मैं अपनी बात करूं, हमारी भी तो ये नौकरी है, हम भी तो प्राइवेट टीचर हैं। आप सरकारी टीचर बनोगे, हम प्राइवेट टीचर बनेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना कि मैंने इसको कल रात को इसको मैंने पढ़ा था, या मैंने 1 महीने पहले इस टॉपिक को पढ़ा था और मैं पढ़ाने लग गया। मैंने अपनी तैयारी के दौरान दिल्ली में, इलाहाबाद में बड़े बड़े टीचरों से पढ़ा। मैं 2-3 साल पढ़ाई की ना मैंने,
फिर मैंने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया, 2-3 साल वहां पे पढ़ाया, अनुभव लिया मैंने, तब जाकर के आज आपके सामने इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ा पा रहा हूं ना मैं। और आप कह रहे हैं प्रभु के नहीं मतलब एकदम से शर्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा समझिए। ठीक है भैया, चलिए लीजिए साहब, सम्मी कुमारी का एक बड़ा ही ऐतिहासिक कमेंट आ रहा है, और मतलब मान के चलिए कि मेरे पास में अथॉरिटी नहीं है, वरना मैं इनको भारत रत्न के लिए जरूर नवाजता है जी। संजय जी, जो मैंने अभी बातें बताई आपने सुनी, इनके बदले मैं क्या आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप थैंक यू बोलेंगे कि नहीं अनुपम सर बात तो सही बताइए। सम्मी कुमार जी का कमेंट आ रहा है, डीमोटिवेट मत कीजिए सर, आप पढ़ाइए सर जी। ये हमारे होनहार अध्यापक हैं, फिर कहते हैं कि अनुपम सर आप बेइज्जती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब, यही उम्मीद थी आपसे साहब, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, ठीक है, आगे बात करेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल हो जाएंगे भैया किसके, भैया ब्लॉक पर्वत के, ब्रह्मसोत पर्वत के, याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद जो तीसरा पर्वत है, उस तीसरे पर्वत का नाम हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। क्या हो जाएगा भैया, तो हेडिंग डाल लीजिए भैया, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। तो वॉल्केनिक माउंटेन में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है भैया, तो वॉल्केनिक माउंटेन में अगर हम बात करेंगे तो यह कोई खास पर्वत होता नहीं है, कोई भी नॉर्मल पर्वत हो सकता है जिस पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए। तो ज्वालामुखी पर्वत में जैसे सबसे पहले लिखिएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट से, ज्वालामुखी विस्फोट से ज्वालामुखी विस्फोट से, विस्फोट से निकले लावा, निकले लावा के जमने से, ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के जमने से, जमने से जिस पर्वत का निर्माण होता है, जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्केनिक माउंटेन। अब मान लेते हैं कि कोई एक ये पर्वत है नॉर्मल, और पर्वत है नॉर्मल, तो आपको पता है कि जो धरती है, धरती के बीच में क्या है, धरती के अंदर क्या है, एक मैग्मा चैम्बर है। धरती के अंदर क्या है भैया, मैग्मा चैम्बर है, जहां पर क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। और जब ये मैग्मा है तो ये किसी न किसी नली के द्वारा और पर्वत से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो एक भयंकर विस्फोट के साथ निकलेगा, ऐसे विस्फोट के साथ निकलेगा और लावा इस तरीके से फैल जाएगा। ये लावा जो है बाहर जब ये निकलेगा तो लावा इस तरीके से फैल जाएगा यहाँ पे पूरी तरीके से, तो लावा यहाँ पे जम जाएगा। जब ये लावा जम जाएगा तो यही क्या हो गया भैया, यही हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। बात क्लियर है, चलिए क्लियर भैया। सम्मी कुमारी जी करें कमेंट बंद कर दीजिए सर। हाँ, अब तो कमेंट बंद करने पड़ेंगे क्योंकि आपको जितना सुनाना था वो तो आपने सुना लिया, अब आप चाहते हैं कि साहब कमेंट बंद करें, बहुत बढ़िया। अब उदाहरण तो कितने भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है, अगर आप इसके उदाहरण लिखना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे विसुवियस। विसुवियस कहाँ हो जाएगा, इटली में। विसुवियस कहाँ हो जाएगा, इटली में। चिम्बराजो, चिम्बराजो हो सकता है। चिम्बराजो कहाँ बताया था, इक्वाडोर में बताया था ना चिम्बराजो हमने, चिम्बराजो इक्वाडोर में। तो चिम्बराजो कहाँ हो जाएगा, तो चिम्बराजो हो जाएगा इक्वाडोर में हो जाएगा। एकांकुगुआ, तो एकांकुगुआ कहाँ हो जाएगा, अर्जेंटीना में। एकांकुगुआ कहाँ हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना में हो जाएगा।
माउंट पोपा, तो माउंट पोपा कहाँ हो जाएगा? म्यांमार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? म्यांमार में हो जाएगा। और क्या हम इसमें लिख सकते हैं भैया? स्ट्राम्बोली लिख सकते हैं, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली कहाँ हो जाएगा? इटली में हो जाएगा। स्ट्राम्बोली कहाँ हो जाएगा? इटली में हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। फ्यूजियामा जापान में लिख लीजिए, को सुल्तान देवबंद लिख लीजिए। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ हो जाएगा? जापान में लिख लीजिए। समझ रहे हैं भैया? देवबंद, देवबंद कौमा कोह सुल्तान, दो हैं, देवबंद और कोह सुल्तान। कहाँ हो जाएगा? ईरान में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देवबंद कोह सुल्तान ईरान में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, कॉपी कर लो जल्दी से, बढ़िया तरीके से पढ़ लो, ये सारी चीजें पेपर में आएंगी। हाँ जी, क्लियर हो गया? सब बातें करते रहते हैं आपस में भाई। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा जी ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी जरूर याद रख लीजिएगा। चौथा जो पर्वत है, चौथे पर्वत के बारे में क्या बात करेंगे? तो चौथा जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? अवशिष्ट पर्वत। कौन सा पर्वत है भैया? अवशिष्ट पर्वत। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो रेजिड्यूअल माउंटेन। क्या कहते हैं भैया? रेजिड्यूअल माउंटेन। क्या भैया? रेजिड्यूअल माउंटेन। तो रेजिड्यूअल माउंटेन है, याद रख लीजिएगा। तो रेजिड्यूअल माउंटेन के बारे में अगर बात करेंगे, क्या हो गया भाई? कमेंट किसी की क्यों नहीं आ रहे? है ना, कमेंट वेंट करना भाई एक बार। कोई बड़ा अचंबा सा लग रहा है आप लोगों के, एक कमेंट भी नहीं आ रहे हैं। एक आध कोई तो कमेंट कर दो भाई। अरे हाँ जी, वीडियो वीडियो प्रॉपर विजिबल हो रहा है क्या? जरा बताना एक बार दोस्तों, एक बार बताना क्या आवाज वगैरह क्लियर आ रही? थोड़ा सा कोई टेक्निकल ग्लिच था। अच्छा ओके, ठीक है, यस सर, यस सर, हाँ ओके ओके, थैंक यू दिव्यम जी, हो गया। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलिए। तो हम आपको बता रहे थे, अवशिष्ट पर्वत के बारे में बता रहे थे, वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, इसकी वजह से, है ना। इसको खत्म कर देते हैं ताकि टॉपिक फिल हो जाएगा। ठीक है, मैं कहीं नहीं गया था, वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था, थोड़ी वेबसाइट आजकल हैंग हो जाती है। अवशिष्ट पर्वत के बारे में बात करेंगे, रेजिडुअल माउंटेन लगेगा। इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण, इस प्रकार के, इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण, इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण अन्य पर्वतों के अपरदन से होता है। अन्य पर्वतों के
अपर्दन से होता है। इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण अन्य पर्वतों के अपर्दन से होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भैया, इसके कुछ एग्जाम्पल, इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो लिखिएगा उदाहरण यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे अरावली, कौन सा भैया, अरावली, बहुत जल्दी आगे बंधु, अरावली, हाँ तो क्लियर है। अरावली कहाँ हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। और अरावली क्या है, दुनिया का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है, ये भी याद रख लीजिएगा। दुनिया का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत, दुनिया का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। तो दुनिया का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, मोस्ट एंशिएंट रेजिडुअल माउंटेन, दुनिया का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत कौन सा, अरावली है। कुछ और एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, जैसे एक लिख लो गैसा एवं बूटे, तो गैसा एवं बूटे ये भी कहां पर है सरकार, अमेरिका में। तो गैसा एवं बूटे कहां हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। दूसरा बात करेंगे बावेरिया पर्वत कहां हो जाएगा, जर्मनी में। बावेरिया पर्वत कहां हो जाएगा, जर्मनी में। बावेरिया पर्वत कहां हो जाएगा, जर्मनी में। एक बात बहुत अच्छी आपको बताऊं, शायद आपको ना पता हो, आपने BMW गाड़ी का नाम सुना है, बोले हाँ सर सुना है BMW। ये जो बावेरिया पर्वत है जर्मनी में, इसी बावेरिया पर्वत पर जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर, क्या नाम था ये उसका, हिटलर, हिटलर ने यहाँ पे याद रखिएगा एक मोटर संयंत्र कारखाना लगवाया था। मोटर संयंत्र कारखाना, मोटर गाड़ी जो बनती है, तो मोटर संयंत्र कारखाना बनवाया था पे हिटलर ने, कहाँ पे, बावेरिया पर्वत पर। और आपको जान करके अच्छा लगेगा, इसी मोटर संयंत्र गाड़ी कारखाना जो था, वहां से गाड़ी बनती है BMW। BMW की फुल फॉर्म पर आपको पता है क्या है, तो BMW की फुल फॉर्म है बावेरिया मोटर वर्क्स। तो बावेरिया मोटर वर्क्स, तो बावेरिया जो मोटर वर्क्स है याद रख लीजिएगा, बावेरिया मोटर वर्क्स। तो बावेरिया मोटर वर्क्स जो है उस तरीके से है, ठीक है। चिरंजीव कुमार अकेला सर BMW का फुल फॉर्म, मतलब यहाँ पे BMW लिख पाया हूं, उससे पहले तो मिसाइल दाग दी है, उससे पहले तो चिरंजीव अकेला जी ने मिसाइल दाग दी, यो ना बताया, यो ना समझा कि मास्टर आगे भी कुछ पढ़ावेगा, है थोड़ा देख लें, इससे पहले तो दाग दी, बोले क्या पता मास्टर को BMW की फुल फॉर्म पता हो ना पता हो, है। धन्य है प्रभु आप, धन्य है मालिक, धन्य है भाई, वाह मजा आ गया सब। ठीक है भैया, चलिए, तो अब ये तो आपने याद कर लिया, यहाँ पे तो अवशिष्ट पर्वत आपने याद कर लिया, ज्वालामुखी पर्वत आपने यहाँ पे याद कर लिए, इनके एग्जाम्पल भी याद रख लीजिएगा। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल इसके याद किए, किसके, ब्रह्मसोत पर्वत की। और उससे पहले हमने आपको क्या पढ़ा दिया, उससे पहले हमने आपको पूरा पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, मोरदार पर्वत। अब हम जिस टॉपिक पर आएंगे उसी के बाद इसमें अगला टॉपिक क्या है, तो उसको लिख लेना, विश्व के पठार, विश्व के प्रमुख पठार, मेजर प्लेटू इन इंडिया, मेजर प्लेटू इन इंडिया। तो मेजर प्लेटू इन इंडिया, विश्व के प्रमुख पठार में अगर बात करेंगे, तो विश्व के प्रमुख पठार में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पठार क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेटू, पठार। तो विश्व के प्रमुख पठार के बारे में बात करेंगे।
सर इस्माइल बोलकर चला गया कि जो तुम लोग पढ़ा रहे हो वह कभी नहीं आएगा, मुझे टेंशन हो रहा है। अरे विपुल अग्निवंशी, किसी मंद बुद्धि का कुछ कहने से हमारी क्लास पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा बताइए। वो इस्माइल तो इस्माइल करते करते निकल लिया, आप टेंशन मत लो, आप पढ़िए जो आपको पढ़ाया जा रहा है। 18 में लिखिए कि जमीन का उठा, उससे इस्माइल को पूछना, वो कहीं और से पढ़ के आएगा, कुछ और पढ़ के आएगा। सब के सब ससुर के नाती, एक से एक मलूक है। लिखिए 18 में लिखिएगा, जमीन का उठा हुआ वह भूभाग, जमीन का उठा हुआ वह भूभाग, जमीन का उठा हुआ वह भूभाग जिसके ऊपर का आकार, जिसके ऊपर का आकार समतल हो अथवा मेज की तरह हो। जमीन का उठा हुआ वह भूभाग जिसके ऊपर का आकार समतल हो अथवा मेज के जैसा हो, उसे पठार कहते हैं। इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, हाई एलिवेशन एरियाज विच अपर पार्ट इज फ्लैट या जस्ट लाइक अ टेबल लैंड नोन एज प्लेटू। बात क्लियर हो गया, समझ रहे हैं? तो जमीन का उठा हुआ वह भूभाग जिसके ऊपर का आकार कैसा हो भैया, समतल हो। समझ में आ रहा है भैया? कोई बात नहीं, करने दीजिए भैया। सुषमा पांडे करें, सर आप बोलते हैं इंग्लिश नहीं आता है, इतना तो अच्छे से इंग्लिश बता देते हैं आप। ये तो आपने इतनी तारीफ कर दी ना सुषमा पांडे जी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि पांडे लोग मेरे हितैषी होते हैं। मेरी ससुराल पांडे लोगों में, ससुर कभी तारीफ नहीं करते, आज आपने तारीफ कर दी। पांडे लोगों पे विश्वास दोबारा से बढ़ गया मेरा, वरना एक प्रकार से अविश्वास सा प्रस्ताव पारित करने वाला था मैं संसद में। आज आपने तारीफ कर दी, मतलब मान के चलिए दिल गार्डन गार्डन सा हो गया, यकीन मानिए। वरना मुझे लगता था कि मैंने पांडे लोगों में शादी करके गड़बड़ कर दी। चलिए बहुत बढ़िया सर, मैं नहीं सर, मैं भी आपकी मूंछों की तारीफ करती हूँ। देख रहे हो संजय जी, फैन बोलेंगे हमारी, हैं फॉलोअर्स, अनुयायी, देख रहे हो बच्चे क्या देख रहे हो। हाँ जी, चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। तो पठार के बारे में समझ गए। अच्छा, इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा भैया, लिखिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जिसे जिसे विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत या पामीर का पठार भी कहते हैं, जिसे विश्व की छत या पामीर का पठार भी कहते हैं, जिसे विश्व की छत या पामीर का पठार भी कहते हैं। ठीक है भैया, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये पृथ्वी पर द्वितीयक क्रम के उच्चावच हैं, ये पृथ्वी पर द्वितीयक क्रम के उच्चावच हैं। उच्चावच को इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ,
RELIEF। जब पृथ्वी बनी थी तो पहले लेवल पे तो महाद्वीप और महासागर बने थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सर द्वितीयक उच्चावच है तो प्राथमिक क्रम के उच्चावच कौन से हो जाएंगे? प्राथमिक क्रम के उच्चावच। तो प्राथमिक क्रम के उच्चावच का मतलब है कि जो दुनिया सबसे पहले बनी तो क्या बने? महाद्वीप और महासागर बने। तो महाद्वीप और महासागर क्या है? प्राथमिक क्रम के उच्चावच हैं। जबकि द्वितीय क्रम के उच्चावच क्या हो जाएंगे? पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है भैया, पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है। अब पठार तो वैसे कई प्रकार के होते हैं इसमें, जैसे अंतर पर्वतीय पठार होता है, गिरिपाद पठार होता है, गुंबदाकार होता है, महाद्वीपी होता है, ज्वालामुखी होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी के पेपर में कुछ इतना गहराई में वो पूछेगा। तो पठार की सिंपल परिभाषा, पठार के बारे में एग्जाम्पल के तौर पे लिखा देंगे। ठीक है भैया, तो ये याद हो गए। हाँ बिल्कुल कह रहे शिखा सिंह, 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो 5 प्रकार के पठार मुझे लगता है पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। मैं एक बार आपकी एससीईआरटी की किताब देख लेता हूँ कि आपकी एससीईआरटी में कुछ दे रखा है। नहीं साहब, आपकी एससीईआरटी में कुछ खास नहीं दे रखा है, तो फिर टेंशन में लीजिए। ठीक है, उतना ही पढ़ना जितना काम का है। उच्चावच क्या होता है? मैंने बोला ना अमित जी, उच्चावच का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। उच्चावच एक क्रम है। जब पृथ्वी बनी तो प्राथमिक उच्चावच यानी पहले स्तर पे क्या बन गया? द्वितीयक उच्चावच उसमें क्या बन गया? समझ में आ गया तमन्ना? उच्चावच का मतलब है रिलीफ। जब धरती बनी तो पहले उच्चावच में, मतलब उच्चावच एक प्रोसेस है किसी चीज के बनने की। क्लियर है? हाँ, तो ये हो गया। अब आप क्या कर लें, पठार में कुछ और लिख लीजिए। लिखिए, जैसे भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। ये आपके एससीईआरटी में दिया है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। पुराने पठारों में से एक है। आपसे अगर पूछा जाए कि भैया भारत में सबसे पुराना पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, पठार बहुत उपयोगी होते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। पठार कैसे होते हैं? पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है, खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की प्रचुरता होती है। क्योंकि इनमें क्या होती है? खनिजों की प्रचुरता होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा, अफ्रीका का पठार, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्ड। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, भारत में छोटा नागपुर पठार से, भारत में छोटा नागपुर पठार से लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार से लोहा, कोयला
मैग्नीज के भंडार निकाले जाते हैं, वहां पे निकलते हैं ना। ठीक है भैया, सर आप जितना भी पढ़ाते हैं एक एक लाइन रट जाती है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना सर। तमन्ना इस बात को लिख के ले लो, अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन छूट गया तो फिर मान के चलो, अगर मेरे ज्योग्राफी से पढ़ाए हुए से अगर क्वेश्चन छूट गया तो फिर मान के चलो किसी के पढ़ाए हुए से नहीं छूटेगा, क्योंकि अब तक का पूरा कंटेंट आपकी SCERT पूरी प्लस NCERT और प्लस जितनी भी टेक्स्ट बुक होती हैं, टेक्स्ट बुक जो होती है हमारी मार्केट में, जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं, टेक्स्ट मतलब जो और किताब हैं ज्योग्राफी की, सब जो मैंने पढ़ी है पूरा कंटेंट आपको करा रहा हूं। इसके बावजूद भी अगर बच रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। शुरू में 1-2 दिन समझ नहीं आया सर आपकी क्लास, लेकिन अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपसे पढ़ के, सब समझ में आ रहा है। चलिए धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट ना ऑफलाइन में कर दिया करो। ऑफलाइन का मतलब जब क्लास एंड होती है, अभी क्लास एंड होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक फिनिश हो गया, विश्व के पर्वत पठार। कल एक नई टॉपिक की तरफ चलेंगे, और ये प्यारे प्यारे कमेंट, अभी क्लास एंड होने वाली है। उधर ऐसे करके स्टार आपसे मांगता है तो 5 स्टार ऐसे बना देना उसमें बढ़िया तरीके से, 5 स्टार, और नीचे एक ऐसा बॉक्स सा दिया होता है वहां कुछ लिखने के लिए, कुछ प्यारा सा लिख देना, किसी को कहना मत, सैलरी बढ़ जाएगी उससे मेरी, ठीक है। इस बात पे 2-4 कह रहे होंगे ना मास्टर तेरी सैलरी ना बढ़ देंगे, ठीक है भैया। तो क्या करना है, बढ़िया बढ़िया से कमेंट कर देना ऑफलाइन में। चलो कल मुलाकात करेंगे फिर और नए टॉपिक के साथ में।